प्रदेश चुनाव 2022 के आस-पास के जो भी विषय हैं उनकी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 10यों चुनाव कवर किए हुए हैं और 2017 से 2022 के बीच में आप मुद्दों में क्या परिवर्तन दे रहे हैं? क्या मुद्दों में कोई परिवर्तन है या कमोबेश वही मुद्दे फिर सामने आ रहे हैं जो 2017 के चुनाव में थे? नहीं देखिए, इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। मुद्दों में परिवर्तन तो है। परिवर्तन बड़ा ये है कि अब मुद्दों में पिछले लगभग 5 साल कहना चाहिए, 5 साल का योगी आदित्यनाथ का काम। 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है, वो मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में जिस तरह का व्यापक परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी गई है, वो मुद्दा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस तरह से वहाँ निवेश आ रहा है, ये सब मुद्दे हैं। पिछले चुनाव में मुद्दे क्या थे? अखिलेश सरकार के 5 साल का काम था, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था कानून व्यवस्था, जो पूरी तरह ध्वस्त थी। आतंक का राज था, गुंडों का राज था, माफिया का राज था, दंगे, अपराध, अपहरण, बलात्कार, ये आम बात थी। इस सब के अलावा सबसे बड़ी बात ये थी, अगर आप अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाएँ, इस बात की संभावना या कहें आशंका ज़्यादा थी कि आप ही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाए, अगर जिसके खिलाफ शिकायत करने आप गए हैं, वो समाजवादी पार्टी से किसी तरह भी जुड़ा हुआ है। तो फर्क आया है। फर्क ये आया है कि जो लोग आरसेवकों पर गोली चलवाते थे, उनके सपने अब कृष्ण भगवान आने लगे। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है कि जो है जो कहते थे कि राम जन्मभूमि पर राम जन्म स्थान पर पार्क बनवा दो, स्कूल बनवा दो, शौचालय बनवा दो, वो कह रहे हैं हम तो 1 साल में मंदिर बनवा देंगे। तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फर्क है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश को गोविंद बल्लभ पंत के बाद इतना मजबूत मुख्यमंत्री नहीं बना। जी, ये तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात की कि गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद पहली बार इतना मजबूत मुख्यमंत्री मिला है। तो मैं जब देखता हूँ विशेषकर से बहुत सारे जो चुनावी विश्लेषण होते हैं और चुनाव के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसमें कुछ की चर्चा करी जाए तो विशेषकर देखा हूँ कि वे आरंभ तो हुए थे 6 महीने पूर्व और उस समय वो 280 सीटें दे रहे थे भाजपा को। और इन 6 महीनों में कम से कम मुझे तो कोई विशेष ना तो मुद्दों में और ना किसी सामाजिक संगठन में या किसी दलों के संगठन में कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगत हुआ है। लेकिन उसके उपरांत भी जैसे मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ ऐसे और बहुत कई सारी और भी हैं ऐसे जैसे उदाहरण ले लूँ मैं एबीपी न्यूज़ का कि उन्होंने 6 महीने पहले 280 से आरंभ किया था और अब वो 215 के आस-पास आके भाजपा को सीटें दे रहे हैं। तो इन पिछले 6 महीनों में ऐसा कौन-सा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जो बहुत सारे चैनल कह रहे हैं कि अखिलेश का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है? देखिए, उसका एक विशेष कारण है जिसका ज़िक्र शायद हम लोग नहीं कर सकते और वो कारण ये है, कारण जो है उसको आप देखेंगे उसमें अंतर जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा। ये जो घड़ी की सुई है फिर से उल्टा फिर से बीजेपी को बढ़त दिखाई है। ये समाजवादी पार्टी का माहौल बना के है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। जिस इकोसिस्टम को पाला-पोसा बड़ा किया है, वो अपने नौक का हक अदा कर रहा है। तो आप इस रूप में देखिए और एक दूसरी बात ये भी होती है ये भी है कि चूँकि ये चुनाव बाइपोलर लग रहा है, सीधे-सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में लग रहा है, इसलिए आपको दूसरे नंबर की पार्टी ज़्यादा दिखाई देगी जितना है। वो देखने में परसेप्शन में ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। 2 पार्टियाँ क्या बहुजन समाज पार्टी को ही मानना चाहिए कि वो जो ट्रायंगुलर फाइट बनाती थी, वो बाहर हो गई। कांग्रेस तो बाहर है 35 साल से है, तो इसलिए कांग्रेस की बात करने का कोई विशेष अर्थ नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने से ये लड़ाई सीधी सपा और भाजपा के बीच में हो गई और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, मुस्लिम यादव, इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जो लोग नाराज़ हो गए सरकार से या जो लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, उनमें से कुछ लोग ज़रूर जुड़ जाएँगे। तो समाजवादी पार्टी का अब तक का जो रिकॉर्ड है, वो कभी 30% की सीमा को लांघ नहीं पाई। जब से पार्टी बनी है, 1992 में बनी थी, मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद से मुलायम सिंह जब अपने उरूज पे थे तब भी और उसके बाद भी अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े गर्व से बोलते थे कि काम बोलता है और एक समय तो ऐसा भी था कि जब परिवार में लड़ाई हुई और लगा कि ये सिंबल फिक्स हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का साइकिल सिंबल, तो उन लोगों ने पूछा कि सिंबल की तलाश करनी चाहिए, नया सिंबल क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरी फ़ोटो लगा दो, काफ़ी है, मैंने काम किया है और वोट मेरे नाम पर मेरे चेहरे पर पड़े और जो काम बोला तो 224 से 47 सीटों का। तो उसके बाद उन्होंने कौन-सा काम किया है? 5 साल काम करने के बाद 47 सीटें मिली, तो पिछले 5 साल में कौन-सा काम किया है? 6 महीने पहले घर से मिले, बल्कि और भी कम शायद 4 महीने पहले। उससे पहले वो जितनी बार आम लोगों के बीच में रहे होंगे, उससे ज़्यादा बार दिन वो विदेश में रहे।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में अखिलेश यादव की राजनीतिक गतिविधि क्या है। सत्ता में थे नहीं, विपक्ष में। देखिए एक अंतर जो है समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का अंतर है। उसी तरह से जैसे मैं बीजेपी में 2014 से पहले की बीजेपी, 2014 के बाद की बीजेपी का अंतर देखता हूँ। मुलायम सिंह यादव अगर 5 साल विपक्ष में होते तो वो प्रदेश कम से कम 10-12 दौरा कर चुके होते, हर जिले में जा चुके होते। अखिलेश यादव एक बार भी नहीं जाते। पिछले 4 महीने 6 महीने में योगी आदित्यनाथ हर महीने कम से कम 20 जिलों का दौरा करते। तो इससे आप अंदाजा लगाइए दोनों पार्टी की तैयारी में, संगठन में, नेता के काम करने की क्षमता में, कर्मठता में। तो वो अंतर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, वो जमीन पर दिखाई दे रहा है, काम का अंतर दिखाई दे रहा है। दरअसल इस चुनाव में काम बोलेगा। जी, योगी आदित्यनाथ जो विरोधी हैं, उनका ये विचार है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक आयामी या वन डायमेंशनल नेता है और उनके पास एक कानून व्यवस्था और उनका मानना है कि विकास जो है वो चुनाव में कोई मुद्दे नहीं बनाता और योगी का केवल एक आयामी व्यक्तित्व है और वो चुनाव पूरा का पूरा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। और वो कई सारी जातीय संरचनाओं को कहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ से रुष्ट हैं, ब्राह्मणों को रुष्ट बताते हैं। कभी आपकी जो नदी के आस-पास की जो जातियाँ हैं, नदियों के आस-पास की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नदियाँ बहुत सारी हैं, नदियों की प्रदेश कहा जा सकता है उसे, उनके बारे में कहते हैं कि रुष्ट हैं। अ, इनसे बहुत सारी जातियाँ जो थी, ब्राह्मणों को अलग कर दे तो वो आप देखिए मुलायम सिंह का जो एक बैकवर्ड क्लास का एक एक वृहद छतरी उन्होंने बनाई थी, अम्ब्रेला कोalition जिसको कह सकते हैं जातियों का, वो हुआ करती थी, उनसे बहुत सारे छिट चुके हैं। आपको लगता है क्या कि इस 5 वर्ष में अखिलेश उनमें से किसी को वापस ला पाए हैं? ये आपने ठीक बात कही। मुलायम सिंह यादव ने जो अम्ब्रेला कोalition बनाया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, जो मध्य जातियां हो गई थी राजनीति में, उनमें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इस तरह के लोग थे। तो जो कोalition बना था वो हुआ ये कि सत्ता में आने के बाद उम्मीद तो ये थी कि पिछड़ों की सत्ता रही, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनी, सरकार बनी, तो पता चला बाकी पिछड़ी जाति के लोगों को ये दरअसल यादवों की सरकार है और उसमें उसके बाद किसी का हिस्सा है, मुसलमानों का हिस्सा है। तो जो अति पिछड़ी जातियां थी धीरे-धीरे अपने को हाशिए पर आता हुआ महसूस कर रही है। सत्ता तो रहने के लिए जो है पिछड़ों की है, लेकिन उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, उनकी कोई भागीदारी नहीं। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को बदला नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। बात देखिए ये कहने का कि हमने इनसे अलायंस कर लिया, इनकी जाति का इतने परसेंट वोट है, तो ये हमारे साथ जुड़ गया, ऐसा राजनीति में होता नहीं। अर्थमेटिक डिप्लोमेसी बहुत कम बन पाती है और उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत बीजेपी ने की कि ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक इन जातियों को अति पिछड़ी और गैर जाटा और दलित जाति संगठन ने, सरकार में न केवल प्रतिनिधित्व दिया, सरकार में हिस्सेदारी भी दी। तो जो अगर आप संगठन का ढांचा बीजेपी का देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ब्लॉक लेवल से आपको दिखाई देगा कि ऐसी जातियां जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, उनके भी प्रतिनिधि। अब एक जाति है उत्तर प्रदेश में जिसको कहते हैं नोनिया, वो ज्यादातर लोग उसके चौहान लिखते हैं सब। बाबू चौहान जो बिहार के समय वर्ण है, वो उसी से जाति से आते हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट किया है, तो संख्या में छोटी से मतलब जो संख्या बड़े छोटे हैं उन जातियों के लोग, तो उनको पहली बार महसूस हुआ कि हमको न केवल संगठन में बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी मिली, भागीदारी भी मिली, हिस्सेदारी। और उसके ऊपर से हुआ जो केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं का, जिसके घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, बिजली का कनेक्शन पहुंचा, नल से जल पहुंच रहा है, शौचालय बना, जिसको पक्का घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में। वो जिस पार्टी ने उसको ये सब दिया है उसकी ओर देखेगी, या जिसने इसको रोकने की कोशिश की सत्ता में थे उसकी ओर देखेगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव कुछ जोड़ पाए। कुछ जातियों की महत्वाकांक्षी नेताओं की जो महत्वाकांक्षा थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई थी, वो जरूर कुछ चले गए हैं उनके साथ, लेकिन उनके साथ उनका वोट भी उसी तरह से ट्रांसफर होगा, ये मुझे इससे पूरी शिका है। जी, और ये जो एक शुबा छोड़ा जाता है कि सब ब्राह्मण जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के कारण भाजपा से रुष्ट हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये ब्राह्मण की बात, ठाकुर की बात या कुर्मी की बात, किसी जाति की बात की जाती है, ज्यादातर मेरा जो अनुभव है, ये उस जाति के कुछ नेताओं का चलाया हुआ होता है, जिनको टारगेट करना होता है अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। आम ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण की बात करें, तो उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कितने जिले में कितने डीएम है। उसको इस बात से फर्क पड़ता है इसके बच्चे को नौकरी का मौका मिल रहा है क्या, और मिल रहा है, समान अवसर मिल रहा है क्या, उसको बिना घूस दिए अगर उसने कहाँ पास किया है, नौकरी मिल रही है क्या। ऐसा भी इंटरव्यू में जो है 5 लाख 10 लाख रुपया देने पर ही भर्ती हो रही, तो उसके लिए वो मैटर करता है। वो ये देख रहा है कि उसका जीवन सुरक्षित। ऐसा नहीं होगा कि आएगा और कहेगा इस घर को खाली कर दो, ये लोग 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए ऐसा कराए,
और अपना घर खरीद करके चले जाओ। ये कोई नहीं कहेगा जिसकी बेटी, बहन कोई घर से बाहर निकल रही है भाई के लिए, किसी काम के लिए, तो शाम को सुरक्षित लौटेगी कि नहीं, इसकी चिंता उसको अब नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, या कितने मंत्री बने ब्राह्मण, या कितने डीएम या अधिकारी बने, वो महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं और जाए। मान लीजिए नाराज, तो नाराज है तो कहाँ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? संभव है क्या? आज तक तो गए नहीं। और वहां उनको मिलेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी में जो मिला है, आप देखिए अलग अलग राज्यों में देखिए, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, मिनिस्क्यूल है, वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने। तो इस तरह अलग अलग राज्यों में आप इस तरह से देखना शुरू कीजिए, तो और केंद्र में देखना शुरू कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि है ब्राह्मणों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मौजूदा जो राजनीतिक माहौल है, सामाजिक माहौल है, ये मानकर चलना चाहिए कि अगर बीजेपी को सत्ता में रहने किसी पार्टी, तो पिछड़ा वर्ग को छोड़कर वो सत्ता में नहीं आ सकती। अगर वो पिछड़ों का हिस्सा काटकर ब्राह्मण या ठाकुर या किसी सवर्ण को दे देगी, तो उसका सत्ता से बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। इस बात को ब्राह्मण सबसे अच्छी तरह समझते हैं। राजनीति की समझ और परिस्थिति की समझ, दोनों को समझ उनकी बहुत अच्छी है, मेरा मानना है। इसलिए ब्राह्मण, आप देखिए कि अयोध्या आंदोलन के बाद से कांग्रेस को छोड़कर जो ब्राह्मण आया बीजेपी के साथ, अभी गया नहीं। बीजेपी भले हार गई, वो घर बैठ गया, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वोट देने नहीं गया। एक और प्रश्न आया है के बारे में, देखते हैं कि हमने कई बार देखा, विशेष रूप से 2017 में हमने जो उस समय जो हमारा एक आउटलेट था चिंतामणि फाइव की तरफ से जो प्रेडिक्शन किया था, तो हमने भी 268 और लिमिट दी थी, उससे भी ऊपर आगे बात लगे। लेकिन उसमें एक फैक्टर किया था, और वो फैक्टर ये क्या था कि यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ यादव कैंडिडेट ना हो वहाँ पर भी यादव समाजवादी को वोट देंगे, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर जाटव कैंडिडेट ना दिया जाए बहन जी द्वारा, वहाँ पर जाट बहन जी को वोट देंगे, या बहन जी के दूसरे और नापसंद कैंडिडेट को वोट देंगे। खैर, बहन जी का तो वोट लगभग इंटैक्ट रहा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो हमने यादवों के विषय में 2017-2019 में जो कैलकुलेशन किया था, वो काफ़ी सही हमारे हिसाब से वो आया। अब यदि बहुजन समाज पार्टी को जाटव देख रहे हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रही है, और उनको कोई भी संकट यदि ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है, तो आपको क्या लगता है वो कैसे बाहर देखिए, समाज के बहुत से लोगों से और उनके बीच काम करने वाले बहुत से लोगों से मैं बात, उनका ये है कि देखिए जाटव समुदाय जो है वो अब भी बहन जी के साथ है, लेकिन एक सिंपैथी बीजेपी के साथ है। जिस तरह की योजनाएं लागू, जिस तरह लाभ उनको मिला है, मुफ्त राशन से लेकर शौचालय, घर, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन सब मिला है, उससे वो उनके मन में बीजेपी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो गैर जाटव जितने हैं वो तो बीजेपी के साथ, लेकिन जाटव किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी के साथ, ये उनके मन में बड़ी क्लियर है। और वो खुलकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बहस लेते हो, वो खुलकर बोलते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाए ना जाए, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाए। उसका बड़ा कारण ये है कि गांव में आप चले जाइए तो झगड़े हैं वो यादवों और दलितों के बीच में होते हैं। सबसे ज्यादा लाठी यादवों खाते हैं दलित, तो वो उनके दिमाग से तो अभी नहीं जाने वाला है। और यही कारण है कि देखिए 2 बार अलायंस बनाई पिछड़ा दलित का, 1993 में मुलायम सिंह का चुनाव में, उसके बाद 2019 में मायावती और अखिलेश यादव का अलायंस हुआ। इसके बावजूद आप ये अलायंस तो सामाजिक दृष्टि से देखें तो मतलब नो विनर था, जीना ही चाहिए था, बड़ी जीत होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों बार ऐसा नहीं हुआ। 1993 में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी इस अलायंस के बाद। इस अलायंस को कांग्रेस और जनता दल का समर्थन लेकर सरकार बनाना पड़ा, और 2019 का तो उदाहरण आपके सामने। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि ये जो अर्थमेटिक जोड़ी आती है कि इधर परसेंटेज इसका ये मिल गया तो इतना हो गया, ये होता नहीं। राजनीति में खासतौर से चुनाव में अगर आपको अलायंस की केमिस्ट्री बनानी है, उसके लिए लंबे समय से काम करना पड़ता है। ऊपर नेता मिल जाए, नीचे कार्यकर्ता नहीं मिलते, और कार्यकर्ता नहीं मिलते तो फिर वोट नहीं मिलता। इसलिए जो है अलायंस जब फेल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि देखिए अलायंस तो बड़ा फॉर्मेबल था, क्यों फेल हो गया। बार-बार इस तरह के अलायंस में उदाहरण दिया जाता है बिहार का। बिहार में महागठबंधन बना 2015 कि वो देखिए काम कर गया। वो इसलिए काम कर गया, मेरा मानना है कि वो दोनों पार्टियां जेडीयू और आरजेडी एक ही आवे से निकली हुई थी, बाद में अलग हो गए। तो विचारधारा एक थी, सोच एक थी, संगठन एक था, एक ही संगठन के लोग थे, अलग-अलग रास्ते पर चले गए। साथ आने का फैसला किया तो वो जो उनकी एकता है वो बन गई। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का साथ यादवों और दलितों का कभी नहीं रहा। इसलिए जो है मुझे 2019 में भी मेरा मानना था, उस समय मानने को तैयार नहीं था तब भी कि ये अलायंस काम नहीं करेगा, और बीजेपी जो है
तो उसने अपना बार और ऊँचा कर लिया 2020 में, 49% से ऊपर लगभग 50% वोट तक गई। हाँ, ये एक वो रिकॉर्ड आप अपना को मिला के 50% के ऊपर हो गया था। जी। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी का एक और चीज़ आप देखिए, जब भी बीजेपी सत्ता में आई है या सिविल लाइन्स पार्टी बनी है, उसको 31% से कम वोट अभी नहीं। सपा और बसपा जो 2 पार्टियाँ और क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में रह चुके हैं 3-3 4 बार, वो कभी 30% के ऊपर नहीं गए। उनकी सीमा वही है। जब सत्ता में आए तभी बहुजन समाज पार्टी को ज़रूर 31% के वोट मिले थे 2007 में, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 2012 में 29.33% वोट मिले। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी अपर लिमिट क्या है। उससे ऊपर जाने का कोई कारण नहीं, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो उससे ऊपर ही जाए। और इन सब के ऊपर जो अपील है प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की, भाई दोनों के ऊपर आप भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा सकते, बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकते, किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार उनकी सरकार में उनकी जानकारी में तो कम से कम नहीं हो रहा। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात जो केंद्र से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल चली। इसलिए अगर नाराजगी है तो बीजेपी के विधायकों में है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसा कमाते थे, हमको वैसा कमाने का अवसर नहीं था। हमारे कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ, हमारे कहने पर टिकट पट्टे नहीं मिले। तो ये देखिए ईमानदारी की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जी हाँ, जी हाँ। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको मालूम है कि पार्टी का कल्चर यही है। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी में जो जितने लोग सब ईमानदार हैं और पाक साफ हैं, खुले हैं, सब तरह के लोग हैं। लेकिन गंगोत्री साफ है ऊपर से। इसलिए नीचे की गंदगी जो है उसके लिए बड़ा जो है बड़ा मुश्किल होता है। जी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप क्या देखते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किसान आंदोलन, टिकैत फैक्टर, आरडी का एसपी के साथ गठबंधन, मुस्लिम जाट समीकरण इत्यादि बात कही जाती हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए टिकैत की तो कोई हैसियत है। टिकैत आज भी चुनाव लड़ रहा है आंदोलन के बाद भी, तो भी जमानत नहीं बचने वाली। टिकैत हुँ। अपने गाँव से जो है चुनाव नहीं जीत सकती कोई। तो टिकैत की बात करना बेकार है। एक फर्क पड़ा है ये कि जयंत चौधरी के लिए जाटों के मन में एक सिंपैथी है। वो ये कि भाई अपना आदमी है इसको बचाना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको 2014, 2017 का और 2019 का भी चुनाव याद होगा। उस समय जाटों में खासतौर से 2014 में 2 फाड़ थी। जो पुराने चौधरी लोग थे, वो सब जो है वो गैर भाजपा पार्टियों के समर्थक थे, खासतौर से आरएलडी के। और जो युवा थे वो सब बीजेपी के समर्थक थे। रात में 1:30 2-2 बजे तक पंचायतें चली और लड़के जो है आए रहे, आखिर में उन्होंने वोट दिया बीजेपी को। इस बार एक बदलाव हुआ है। इस बार ये बदलाव हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाएं किसी भी हालत में भाजपा को और योगी को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है बाकी सब छोड़ दो, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां घर के बाहर जाती हैं, उनको चिंता नहीं होती कि वो सुरक्षित लौटेंगी कि नहीं। हमारे लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जिंदा रहेंगे तो ये महंगाई और ये सब झेलेंगे, देख लेंगे। लेकिन अगर हमारी बेटियों का जीवन सुरक्षित नहीं, हमारे घर के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फायदा? तो इसलिए इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर अगर कोई होगा तो महिला वोटर्स का होगा, महिला मतदाता होगा। दूसरी बात, किसान आंदोलन का मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा असर पड़ा है। जाट पहले भी आप तीनों चुनाव में देख लीजिए 35 से 40% जाट वोट बीजेपी को मिलता था। इस बार हो सकता है 2-4-5% कम हो जाए, वो भी जय के कारण। लेकिन मुश्किल ये है जयंत चौधरी की कि जहां जाट उम्मीदवार उनका नहीं होगा या जहां अलायंस में सपा को जो सीट जाएगी वहां जाट सपा के लिए वोट करने को तैयार होगा। इसमें मुझे कोई आशंका है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तीसरी बात, मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का, अभी उसके घाव भरे नहीं, लोग भूले नहीं। और भूले इसलिए नहीं है कि हजारों की संख्या में नवयुवकों का करियर बर्बाद हो गया। कोई किसी इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा था, किसी ने रिटन टेस्ट दे दिया था, किसी ने इंटरव्यू दे दिया था, वो सब जेल गए, जो मुकदमे हुए उसकी वजह से उनका सब खत्म हो गया। तो जिनके घरों में ये हुआ वो तो नहीं भूलने वाले। तो वो जो जाट और मुस्लिम इक्वेशन था जो 3 चुनाव में नहीं चला, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में भी चलेगा। एक्सेप्शन के लिए 1-2 कंस्टिट्यूएंसी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जनरल उसमें देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो है जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन वेस्टर्न यूपी में काम करने वाला है। और वेस्टर्न यूपी में यादव वोटर है, तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ अगर अलायंस में बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की संख्या सबसे ज्यादा है, जी। 12% से लेकर कई कंस्टिट्यूएंसी में 20%, 18% तक, तो वो बड़ा फॉर्मिडेबल हो सकता है। अब सवाल यह है कि ये जाटो वोटर किधर जाएगा? अगर इसमें से 1-2% भी बीजेपी की ओर आता है तो मेरा मानना है कि 2017 से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वेस्टर्न यूपी में बीजेपी की हो सकती है।
लेकिन इसमें जी हाँ। अगर है कि अगर ऐसा होता है 2017 में 110 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जाती हैं, उसमें से बीजेपी ने 88 जीती थी। और 2014 के चुनाव में मेरे ख्याल से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और जी, दूसरी पार्टियाँ कोई भी सीट नहीं जीती थी। 2019 में थोड़ी बहुत सीटें सहारनपुर जीत गई, आपके नगीना, बिजनौर, हुँ। ये इस तरह कुछ सीटें जीत गई थी, लेकिन मुज़फ्फरनगर और बागपत फिर भी हारी थी। हाँ, अगर मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन का काम करता, तो अजीत सिंह और जय चौधरी चुनाव नहीं हारते। लगातार 2-2 चुनाव हारे। तो इस बार ऐसा इस बीच में 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ समस्या क्या थी? वहाँ समस्या लोग बताते हैं कि लड़कियों ने घर से बाहर निकलना, लोगों ने अपनी बेटियों को, बहनों को स्कूल, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। नौकरी पर भेजना बंद कर दिया था। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते थे, वो दूसरे शहरों में जाकर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर रहे थे। इतना ही नहीं, पशु उनके उनकी भी सुरक्षा नहीं थी। अगर अंधेरे से पहले आपने बाड़े में बंद नहीं किया, तो उड़ जाएगा, कट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गया। उसके अलावा फल का ठेला है, उस पर आप गए और आपने एक कोई फल उठा लिया, तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमान ठेले वाले थे। फल का व्यवसाय है, वेस्टर्न यूपी में ज़्यादातर मुसलमानों का। और आपकी मज़ाल नहीं है कि आप इसका विरोध कर सकते। आपसे रास्ता चलते कोई पैसा छीन लेगा। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और दूसरे शहरों से जो लोग बाहर रहते हैं, कमाई करके आते हैं, छुट्टियों में, त्योहार के मौके पर बस स्टैंड पर उतरे, वहीं छीन लिया जाता था पैसा। वो सब बंद हो गया है। तो ये इसका जो असर है, वो बड़ा जो है इतना प्रभावी है कि बाकी जो मुद्दे हैं, जो नेगेटिव हैं, खासतौर से महँगाई को लेकर या बेरोज़गारी को लेकर, वो सब पीछे चले जा रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दे इतने प्रभावशाली मुद्दे हैं, तो इसका तो असर होगा ही, हमको फ़ायदा होगा ऐसा। लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। जी हाँ, आपके जितने भी बड़े-बड़े गुंडे थे, कैराना का जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें। जी। कैराना के गुंडे तो बहुत प्रसिद्ध हो गए, सहारनपुर तक में जाके डकैती जो आपकी कौन-सी टाइटन वाली डकैती अभी भी सब लोग याद करते हैं। और वो पूरा का पूरा जो गैंग था वो साफ़ हो गया, यहाँ तक कि तो हत्या जेल में जाके भी हो गई और कुछ भी नहीं बचा होगा। तो ये तो मेरठ में पश्चिमी कई 100 वर्कशॉप थी, जी, जहाँ दिल्ली एनसीआर के आस-पास से गाड़ियाँ उठ के आती थी, 2 घंटे में कट-पीट के बराबर हो जाती। एक भी नहीं है, सब बंद हो गई। जितने अवैध बूचड़खाने थे, वो सब बंद हो गए। तो ये सब जो है, अब इसका उल्टा हुआ है ये कि जितनी संख्या में पिछले चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, उससे कुछ ज़्यादा थे। हालाँकि पहले ही बहुत उनके साथ जो है मेजॉरिटी उन्हीं के साथ थी, तो उसमें थोड़ा-सा अंतर आ सकता है। लेकिन उसका असर होता है काउंटर पोलराइज़ेशन। जब ये होता है, तो दूसरी तरफ से भी पोलराइज़ेशन होता है। तो क्या हुआ है, ये किसान आंदोलन के कारण भी, जाटों से नाराज़गी के कारण, जो ये पाल, सैनिक, गुर्जर, दूसरी जातियाँ, उनको लग रहा है कि बहुत दादागिरी हो रही है जाट की। तो वो सब गोलबंद हो गए हैं बीजेपी के, कि किसी भी हालत में बीजेपी को जिताना है। तो कोई एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन भी होता है दूसरी तरफ से। तो जयंत चौधरी के लिए निश्चित रूप से ये स्थिति बेहतर है। उनके जो जाट उम्मीदवार होंगे, उनको जाट वोट पूरी तरह से मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा ये जो उम्मीदवार होंगे, उनको जाट वोट मिलेंगे, इसमें मुझे शक जी हाँ, कि वो कई मुस्लिम को वोटिंग देंगे, कुछ है। रिज़र्व सीटें मिलेंगी उनको, क्योंकि बँटवारे में तो इसी हिसाब से मुझे लगता है वो 20 से ज़्यादा सीटें मिल पाएँगे, हालाँकि मुझे पता चला है कि वो 40 से ज़्यादा सीटें लेने का प्रयास कर रहे हाँ, हैं। हाँ। तो उसमें कई चीज़ें हो रही कि भई सिंबल हमारा रहे, आप कट जाए या आपका सिंबल रहे, हमारा कैंडिडेट हो जाए। इस तरह का एडजस्टमेंट, लेकिन वो काम करता नहीं है। वो जिस जी पार्टी हाँ। का सिंबल होगा, उसी को उम्मीदवार माना जाएगा, उसी हिसाब से उसके सपोर्टर या विरोधी। अब जो थोड़ा-सा बात करते हैं जो वोट प्रतिशत है उसके बारे में। वोट प्रतिशत हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी का 43% लगभग वोट शेयर उसने पाया था 2014 के चुनावों में। विधानसभा चुनावों में लगभग 39.7% था अकेले उनका। और आप वापस दूसरे मिला लीजिए तो 40 उनके जो सहयोगी थे उनको मिला के 40 से ऊपर आता था। और 49 मेरे ख्याल से 4 या 5% 2019 में था, जिसमें आप अपना के भी वोट डालिए तो वो 50 के जस्ट ऊपर चला जाता था। किसी भी पार्टी के लिए ये वो 50% का आंकड़ा नहीं पार कर जाती। मुझे तो ध्यान नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में किसी भी पार्टी ने किसी भी प्रदेश में इस तरह से 50 आंकड़ा पार किया है। एक ये आपकी दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी टाइप का जो इलेक्शन था है आम आदमी पार्टी का, उसको यदि आप मान लें तो। तो प हम यदि मार्कर जो है वो विधानसभा ही रखें, लोकसभा ना रखें, विधानसभा को ही मार्कर मान के चलें तो 40% और ये थे लगभग 23% पे समाजवादी वाले और 18% पे थी बहन मायावती। अब इसमें क्या आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर-नीचे हो सकता है? क्योंकि जो पार्टियाँ जिसको मैंने देखा कि कोई 33% जो ओपन पोल वाले हैं,
जी। 32-33% ये समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, मुझे तो कोई भी किसी भी तरह से कोई समीकरण ऐसा नहीं दिखता जिसमें उनका जो वो 24% 25% का आंकड़ा है उसमें कोई नया जुड़ाव हुआ हो। कह सकते हैं कि भई मुसलमानों का कुछ प्रतिशत बढ़ सकता है, तो वो बढ़ जाएगा। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरा आकलन है व्यक्तिगत, उसमें मैं कोई भी सूरत नहीं देखता जिसमें समाजवादी पार्टी अपना बेहतर से बेहतर करके भी 26% क्रॉस कर सकी हो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की समाजवादी पार्टी की कोई उम्मीद नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 पार्टियाँ 40% या उससे ऊपर रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस अब अतीत की बात हो चुकी है। कांग्रेस की बात करेंगे तो आपको 1985 या उससे पहले की बात करनी पड़ेगी। उसके बाद से जो है बीजेपी अकेली पार्टी है जो 40% वोट के साथ लगभग 3 चुनाव से लगातार बनी हुई है। उसके नीचे नहीं गई। और दूसरी पार्टियाँ जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो 30 से ऊपर जाने की उनकी क्षमता नहीं। जब बीजेपी बहुत बुरी हालत में थी, सिर्फ 15% वोट मिले थे, तब भी बहुजन समाज पार्टी जो है 31% से ऊपर जा नहीं पाई। जब 2012 में बीजेपी की हालत और खराब थी, तब भी जो है समाजवादी पार्टी 30% नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए मुझे कोई कारण नहीं नजर आ रहा कि समाजवादी पार्टी 30% या उसके ऊपर जा सके, उसके नीचे ही रहेगी। वो 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 26.5 हो जाए। इससे ज्यादा जो है मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आती और बीजेपी 40 से नीचे नहीं रहेगी। जिस तरह का जो है कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से काम हुआ है पिछले 5 साल में और जिस तरह से सनातन धर्म के पुनर्जागरण का अभियान चला है। हर साल महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2.5 लाख लोग आते थे। ये मैक्सिमम थी। इस बार बिना किसी त्योहार के नए साल पर 5 लाख से ज्यादा आए। तो जी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि फर्क क्या हो रहा है। इसी तरह से अयोध्या को देखिए। अब चूंकि बात कर दी है योगी जी ने मथुरा की, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? तो ये उन्होंने जो बात कही है, उसका असर दूर तक जाएगा। और उनका एक वाक्य मैं बार-बार कोट करता हूँ, जो विधानसभा में खड़े होकर कहा, "मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता।" ये बहुत से हिंदुओं के दिल को छू गई है। जो चुनाव में वोट के लिए बीजेपी के लोग शामिल थे ना, जो हाँ, हाँ, सरकार सरकार चुनाव के बड़े लिए से बड़े थे, वो शीर्षतम नेतृत्व वो में। टोपी पहनते थे। अब आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि जो अपने को सेक्युलर कहते थे, उन्होंने भी इफ्तार की दावत देना बंद कर दिया। तो आज स्थिति है कि सब दावा कर रहे हैं, हम मंदिर बनवा देंगे, हम बड़े हिंदू हैं। तो किसी के सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं और बता रहे हैं। इससे पहले सपना नहीं देखते थे या कृष्ण भगवान नहीं आते थे। अचानक क्या हो गया? सपना भी देखने लगे, कृष्ण भगवान भी आने लगे। तो ये परिवर्तन है 5 साल के कामकाज का और 7 साल की राजनीति का, मोदी और योगी का। उसका असर दिखाई दे रहा है और बीजेपी से ज़्यादा उसके विरोधियों पर असर दिखाई दे जी हाँ, अब तो भगवान परशुराम की बात करने लगे हैं हमें। रहा है। हाँ, फरसा लेके चल रहे हैं। फरसा लेके चल रहे हैं। बस हाथ निकाल के फरसा दिखाते हैं। इससे पहले कि हम दर्शकों पर जाएँ, मेरे विचार से थोड़ी चर्चा कांग्रेस की भी लेनी चाहिए। सब पूरे परिदृश्य में कांग्रेस कहाँ दिख रही है आपको? देखिए कांग्रेस का 2007 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, दिग्विजय सिंह के इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश। चुनाव हारी पार्टी बुरी तरह से हार गई। उसके बाद उन्होंने बात की थी कि वोट दी थी एसीसी को और ये कहा था कि आज से ही साढ़े 403 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार तय कर दिए जाए और उनकी मर्जी के मुताबिक जिला कमेटियां बनाई जाए और सबको 5 साल काम करने का मौका दिया जाए। क्योंकि संगठन इतनी जल्दी और तैयार करने का और कोई तरीका नहीं, उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन मुश्किल ये है खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय आती है, फिर जैसे शादी ब्याह में टेंट लगता है, शादी हो गई, विदाई हुई लड़की की और टेंट उठ गया, उठ के चली गई, वो हालत कांग्रेस पार्टी की है। तो चुनाव के समय आने पर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चाहे जितने दौरे कीजिए, चाहे जितने आश्वासन दीजिए, घोषणाएँ कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इस बार भी मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में भी पहुँचेगी। विशेषकर से जो उनके जो कैंपेन्स हैं या जिस तरह से प्रियंका गांधी जो हैं, आज तक मुझे लगता है कि वो भारतीय परंपरा या भारतीय वोटर का जो उनकी मानसिकता नहीं समझ पाई हैं। तो वो कहती हैं कि साहब मैं 50% टिकट जो है वो महिलाओं को दे दूँगी। वो अभी लगता है कि महिलाएँ और पुरुष जो है अलग-अलग है या उन्हें एक किसी तरह का वो डिवीज़न करने का प्रयास कर रही हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी जानी जाती है द ग्रेट डिवाइडर के रूप में। और मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य तो हुआ जब उन्होंने वो लखीमपुर के एक महान अराजक एक आंदोलन में ऐसे वर्ग का पक्ष लिया जिसकी कुल जनसंख्या पूरे प्रदेश में 0.7 और लखीमपुर स्वयं मेरा जिला है, मेरी निकासी वहीं से है। और अच्छा, उसमें अच्छा। पूरे जिले में 2.3% है। तो जो क्षेत्र है उसमें 7% है और उस वर्ग के विरुद्ध जिसकी लगभग 12%
तो स्वयं की जिनको बिल्कुल कोर वोट है और साथ में यदि त्यागी भूमिहार इत्यादि मिला लीजिए तो वो 15-17% तक चला जाता है। उसके विरोध में खड़े हो गए उन्होंने, न केवल एक नेशनल कैंपेन बल्कि इंटरनेशनल कैंपेन करी। और लखीमपुर में ये संख्या जो है ब्राह्मण वोट की और भी एक है। तो इससे ये दिखता है कि उनको राजनीति कितनी आती है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, उनको नहीं है, उनके भाई साहब को भी, दोनों भाई-बहनों। राजनीति क्या है? कौन-सा मुद्दा लोगों के मन को छूने वाला है? कौन से मुद्दे पर समर्थन मिल सकता है? इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। वो अपने मन से सोचते हैं मुद्दे कि ऐसा होना चाहिए और फिर मानने लगते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। आपको उदाहरण राफेल का बताता हूँ। राफेल का मुद्दा जब उन्होंने उठाया प्रवीण चक्रवर्ती की सलाह पर, तो उनसे कहा गया, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मिलने गए और कहा कि देखिए ये मुद्दा चलेगा नहीं, मोदी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उस मुद्दे पर अड़े रहे। एक मीटिंग के बाद उन्होंने कमलनाथ से मध्य प्रदेश में शिकायत की कि मैं नारा लगवाता हूँ, चौकीदार चोर है, लेकिन आप लोग नहीं लगवाते। तो कमलनाथ ने कहा कि अगली मीटिंग से मैं लगवाऊँगा। अगली मीटिंग हुई, उसमें साथ थे जब दोनों मध्य प्रदेश में, तब भी नहीं लगवाया। पूछा कि अब क्या हुआ? बोले कि मैंने देखा जब नारा लगाया जा रहा था, तो केवल आगे हमारे जो कार्यकर्ता बैठे थे कुछ, वही बोल रहे थे, पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। इसलिए ये नारा नहीं लगा। लेकिन राहुल गांधी मान गए। प्रियंका गांधी के बारे में बड़ा ये एक था बनमुट्ठी वाला मामला था कि वो आएँगी तो राहुल गांधी से बेहतर होंगे। अब लग रहा है कि राहुल गांधी उनसे बेहतर है। तो कौन ज़्यादा बुरा है, किसकी राजनीतिक समझ ज़्यादा खराब है, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस में इस समय नितांत अभाव है राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति का। ये जो हिंदू वर्सेस हिंदुत्व चलाया इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले, वो उससे पता चलता है कि उनको हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं। उनको अगर समझ होती, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर वो अपने ही परिवार के लोगों की लिखी हुई या उनके बारे में लिखी हुई किताबें पढ़ लेते, तो शायद कुछ समझ उनकी जो है डेवलप हो जाती। लेकिन उनके भाषणों से, उनकी प्रतिक्रियाओं से, टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि पढ़ाई-लिखाई से उनका कोई दूर-दूर तक का नाता नहीं है। वो भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। जवाहरलाल नेहरू का लालन-पालन, पढ़ाई सब कुछ विदेश में हुआ और वो भारतीय संस्कृति को कम से कम इन दोनों से ज़्यादा बेहतर समझते थे। तो इनकी कोई समझ ही नहीं हुई है, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई इस तरह की इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं हुई है, कोई राजनीतिक इनको जो है कोई गुरु मिला नहीं या इन्होंने किसी गुरु माना नहीं, जो भी कारण हो, इनको राजनीति का कुछ भी समझ में नहीं आता है। इनको वो एनलाइटमेंट वाली जो फीलिंग है कि हमारा जन्म हुआ है इस देश पर राज करने के लिए। वो भाई ज़माना चला गया। अब आपके नाम पर, परिवार के नाम पर वोट नहीं मिलता। जी, चलिए इस बात पर चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमें अपने दर्शकों से आग्रह करना है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सब्सक्राइब कर लें और लाइक बहुत कम है, लाइक का बटन दबा लें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चेतन अग्रवाल जी, प्रदीप जी, आप उस सब व्यक्तित्व के स्वामी हैं जो अब बहुत कम हैं समाज में। आपको सुनकर मन शांत होता है, आपको चरण स्पर्श। धन्यवाद, क्या कहें आपको, लेकिन नेक्स्ट कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी है आपने। प्राउडली हिंदू, अखिलेश को सबके साथ मिलके महागठबंधन पार्टी बनाना चाहिए, शायद तब जीत जाएं योगी जी से। आपके विचार? नवनीत सिंगापुर से। नहीं, महागठबंधन 2019 में बनाया ही था। उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, सपा, बसपा और आरएलडी थी। नतीजा आपके सामने है। तो कोई देखिए, कोई महागठबंधन या महागठबंधन काम नहीं करता जब तक जमीन पर आप काम नहीं करेंगे, जब तक लोगों से जुड़ेंगे नहीं। जब तक देखिए, कुल मिलाकर चुनाव और राजनीति जो है सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है। अगर सत्ता में हिस्सा देंगे तो लोग जुड़ेंगे, नहीं सत्ता मिलने के बाद सब मेरा है, ये भावना रहेगी तो कुछ नहीं। जी, हाँ, वह ये मैं और याद दिला दूँ इनको, नवनीत जी को कि कांग्रेस के विरुद्ध कई जगहों पर महागठबंधन ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। उनमें आपसी तालमेल था, जैसे अमेठी में, रायबरेली में नहीं खड़ा किया था और भी 1-2 जगह नहीं खड़ा किया था। अभी हम तैयार है। तब भी अमेठी हार गए और अगली बार लगता है मुझे रायबरेली हारेंगे, यदि अदिति रिंग लड़ेगी तो। जतिन कौशल, सत्य हिंदी चैनल वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का यूपी में ग्राफ गिर रहा है क्योंकि अखिलेश ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में कितना सच है? बीजेपी का ग्राफ सत्य हिंदी चैनल के स्टूडियो में गिरा है, उत्तर प्रदेश की जमीन पर तो नहीं गिरा है। अगर कुछ लोगों के पार्टी चुनाव के समय ज्वाइन करने से किसी पार्टी का ग्राफ गिर जाता या उठ जाता, तो फिर तो क्या बात थी, फिर कोई पार्टी 5 साल काम नहीं करती, फिर तो चुनाव के समय कुछ लोगों को तोड़ लीजिए, आपका ग्राफ उठ जाएगा। सवाल ही नहीं उठता है। कोई अपने व्यक्तिगत हित के कारण कहीं चला जाए, इंडिविजुअल से बात छोड़ दीजिए, समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी से कतई नहीं होता। जिन लोग बात कर रहे हो, हरिशंकर तिवारी परिवार बीजेपी में कभी नहीं रहा, तो वो इधर से उधर चला जाए, उसे क्या अंतर पड़ता है?
विपिन कुमार प्रदीप जी, रोज़ सुबह शाम आपका वीडियो देखते हैं, आपका अखबार यूट्यूब चैनल पर कमाल का विश्लेषण होता है। क्वेश्चन, पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट कब तक आएगी? भाई हम लोग ज्योतिषी नहीं हैं, सिर्फ जो है आकलन कर सकते हैं। जो भी परिस्थिति है उसमें तो अभी लग नहीं रहा कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। अगले 5 साल अगर लगी रहेगी तो भी कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणय प्रसून, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ सत्यपाल मलिक इन वेस्ट यूपी? इज हिज रीसेंट रैंट अगेंस्ट मोदी गोइंग टू वर्क? 0। ये ऐसे सज्जन हैं जिनको वेस्टर्न यूपी के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी पुराने समय में, और उस गाड़ी में उसी को बिठाते थे जो उसमें पेट्रोल भरा है। अगर आप बैठ गए अपने कब पेट्रोल नहीं पाएँगे तो रास्ते में उतार दे देते हैं। ऐसे हैं सत्यपाल जी। इमरजेंसी में जेल जाना पड़े, कांग्रेस से समझौता कर लिया। तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसीलिए जो है वो कोई चुनाव लड़ने भी नहीं गए। एक बार सिर्फ जो है जनता पार्टी के समय चुनाव लड़े थे। उसके अलावा जो है वो इसी तरह से पार्टी हॉवर है, और ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी के नेतृत्व की गलती है, उनको इतना बड़ा हालाँकि लगातार उनको कम करते हैं जम्मू कश्मीर से डिमोट करके गोवा से डिमोट कर मेघालय। अभंग सनातन 2017 योगी सीएम के लिए नहीं थे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा कि उनका व्यक्तित्व जो है इन 5 सालों में और उनकी गवर्नेंस। देखिए योगी जी 2017 से पहले उनकी जो मुख्य पहचान थी वो गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर के रूप में, हिंदुत्ववादी नेता के रूप में। गवर्नेंस का मॉडल भी वो बन सकते हैं, उसके भी नायक बन सकते हैं। ये उन्होंने इन 5 सालों में करके दिखाया। कि हिंदुत्व और गवर्नेंस, इमोशनल इश्यू और गवर्नेंस, ये दोनों साथ-साथ चल सकते हैं और दोनों चुनाव जिता सकते हैं। जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ले लें। हाँ। कल्याण राम गांधी, as per see voter latest survey, our region, BJP has 11% lead over SP. If this is the case in multi-corner contest, it will be virtual sweep for BJP. In this region itself, BJP will get more than 100 seats out of 118, and total tally will be beyond 350. Why see voter is showing lower seat prediction for BJP? ये तो बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि 2017 में 40% वोट मिले थे, अभी 41% वोट मिल रहे हैं और सीट कम हो जाएगी। ये कौन सा गणित है मुझे समझ में नहीं आता। और आवाज़ रीजन जो बताया जाता है, आपको बता दें, इसी में जवाब भी आता है। अपने घर में हार रहे हैं अखिलेश यादव और पिछले 3 चुनाव से हार। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए उससे बाहर कहाँ जीत जाएँगे और कैसे जीत जाएँगे। तो ये जो है सर्वे वगैरह पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए तो विश्वास मत कीजिए। जी, अगला। इसी के साथ प्रश्न समाप्त करते हैं और इसके साथ आज का सत्र समाप्त होने का भी समय आ गया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदीप जी को कि आप जयपुर डायलॉग्स में आज पधारे रहे और आप दर्शकों को अपने ज्ञान से, विश्लेषण से लाभान्वित किया। आप बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।